नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। देखिए, यहाँ पर ये स्पेशल क्लास आपकी किस चीज के लिए है। आपके एग्जाम के अंदर फूड न्यूट्रिशन के क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा बनते हैं। एग्जाम के अंदर कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन आ जाता है, खास करके आपके विटामिन से क्वेश्चन आ जाता है, और आपके कुछ रोगों से भी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर इस विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर अक्सर देखने को मिले होंगे। तो आज की इस क्लास में हम ये जो फूड न्यूट्रिशन वाला टॉपिक है इसको कंप्लीट कर लेंगे। आज एक ही क्लास के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा, तो लास्ट तक क्लास में बने रहना है और एक ही क्लास के अंदर ये टॉपिक जो है वो पूरा कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जब आहार और पोषण की, तो इसके अंदर हम कौन कौन से सब टॉपिक है जो कवर करने वाले हैं। तो सब टॉपिकों में सबसे पहले हम कवर करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को, जो कि आपके क्या है, शर्करा है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ने वाले हैं हम सबसे पहले। इसके बाद हम पढ़ेंगे फैट यानी कि आपके वसा या फिर लिपिड। तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लिपिड, वसा, जिसको अपन क्या कहते हैं, वसा कहते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स को अपन शर्करा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपके रहेगा प्रोटीन, और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो होगा आपके खनिज यानी कि मिनरल्स। मिनरल्स से भी आपके बहुत क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं कि अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो होगा आपका विटामिन्स। ठीक है, विटामिन से क्वेश्चन आपके बहुत सारे, कोई भी एग्जाम ले लो, एसएससी जीडी का एग्जाम हो, चाहे सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, कोई सा भी आप एग्जाम ले लीजिए, विटामिन्स के क्वेश्चन आपको सीधे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन सब टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। देखिए, जब अपन बात करते हैं ना न्यूट्रिशन की, पोषण की, जब अपन बात करते हैं तो उसमें हमारे कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिन्हें अपन वृहद पोषक तत्व कहते हैं, जिनकी मात्रा हमारे शरीर के लिए ज्यादा चाहिए होती है, और कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी मात्रा हमें कम चाहिए होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जब अपन पोषक तत्वों को पढ़ते हैं तो पोषक तत्व में जो आपके वृहद पोषक तत्व, ऐसे कौन से पोषक तत्व जो वृहद, वृहद का मतलब होता है ज्यादा यानी कि बड़े। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो वृहद पोषक तत्व है उनको अपन कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसके अंदर आपके कौन कौन आते हैं, कार्बोहाइड्रेट आएगा, फैट आएगा और प्रोटीन आएगा। तो इसके अंदर आपके क्या आ जाएंगी, शर्करा यानी कि कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, लिपिड यानी कि वसा, और तीसरा आपका प्रोटीन इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों की। किसकी बात करते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्वों की, जिनकी कम मात्रा ही हमारे शरीर के लिए जरूरी होती है ना, उन्हें अपन कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। अब आपके जैसे विटामिन्स है उनकी मात्रा कम चाहिए, खनिज है उनकी मात्रा कम चाहिए, इनकी मात्रा हमारे शरीर को कम चाहिए होती है। ठीक है, तो जिनकी मात्रा हमारे शरीर को कम चाहिए उनको अपन कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। क्लियर, लेकिन अगर ये सूक्ष्म मात्रा में भी नहीं मिल रहे हैं, जितनी चाहिए उतनी मात्रा में भी नहीं मिल रहे हैं, उससे कम ही मिल रहे हैं, तो इनकी कमी से कोई ना कोई रोग यहाँ पर हो जाएगा। पहली चीज तो ये आपके एग्जाम के लिए। दूसरी चीज आप यहाँ पर क्या याद रखेंगे कि अगर आपसे कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, तो देखो, जब अपन खाना खाते हैं तो जिनसे अपन को ऊर्जा मिलती है वो कौन कौन से पदार्थ है, ये 3 पदार्थ है जिनसे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। कौन कौन से, एक तो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ठीक है, आपके वसा यानी कि लिपिड हो गए, और प्रोटीन हो गए। ठीक है, इनसे हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। हमेशा याद रखना, विटामिन से हमें कभी भी ऊर्जा नहीं मिलती है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि हमें निम्न में से किससे ऊर्जा नहीं मिलती है, तो विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। क्लियर, विटामिन क्या करते हैं, हमें बहुत सारे रोगों से बचा के रखने का काम करते हैं आपके यहाँ पर विटामिन। ठीक है, जिनको अपन विटामिन भी बोलते हैं, विटामिन बोलो या विटामिन बोलो एक ही बात है। क्लियर, यहाँ पर चलिए अब बात करते हैं एक एक चीज के बारे में, यहाँ पर पढ़ते चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स है क्या,
जितनी भी मीठी चीजें है ना, सबके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है शर्करा यानी कि शुगर। तो मीठी चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है। आपने चॉकलेट ले लिया, कोई जो है फ्रूट ले लिया, कोई आपके जूस ले लिया, ये सब क्या है, मीठे। तो इन सब में क्या है, आपके कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, इनको अपन 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं आपके मोनोसेकेराइड, दूसरे आपके होते हैं डाइसेकेराइड, और तीसरे आपके होते हैं पॉलीसेकेराइड। जैसे कि आपको नाम से डिफाइन हो गया होगा, मोनो का मतलब होता है एक, तो जिसके अंदर एक शुगर मॉलिक्यूल हो, मोनोसेकेराइड। डाइसेकेराइड का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर 2 शुगर मॉलिक्यूल हो, वो आपके डाइसेकेराइड। जैसे मोनोसेकेराइड का एग्जांपल अगर हम यहाँ पर ले तो ग्लूकोज हो गया, ठीक है। अब अपन पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या है, बहुत सारे जब आपके शुगर मॉलिक्यूल हो, वो आपके हो गया क्या, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। क्लियर हुई बात यहाँ पर? जैसे आपके स्टार्च हो गया इसके अंदर, क्लियर। तो ये तो हुए आपके कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, क्लियर। तो यहाँ पर जिस कार्बोहाइड्रेट से अपन को ऊर्जा मिलती है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर कितनी ऊर्जा होती है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से अपन को ऊर्जा मिलती है कितनी, लगभग 4 किलो कैलोरी एनर्जी जो है यहाँ पर अपन को मिलती है। अब हो सकता है आपके एग्जाम के अंदर 4.2 भी लिखा हुआ हो, तो ऐसा नहीं है कि उसको कट करके आ जाएंगे कि अरे 4 तो लिखा ही नहीं है। हो सकता है 4 लिखा हो, 4.2 लिखा हो, तो अपने को लगभग लगभग कितनी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर लगभग 4 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो मिलती है। क्लियर हुई बात? इसमें दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, ग्लूकोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, गैलेक्टोज है, सुक्रोज है। 2 चीजें आपको क्या याद रखनी है, फल शर्करा कौन सी है, यानी कि फ्रूट्स के अंदर पाई जाने वाली शुगर कौन सी है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, फ्रूट शुगर यानी कि फल शर्करा कहते हैं। तो किसको कहेंगे, फ से फ्रूट, फ से फ्रक्टोज। तो यहाँ पर फल शर्करा आपकी कौन सी हो जाती है, फ्रक्टोज हो जाती है। क्लियर? आ गई बात समझ में? अब आपसे अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए टेबल शुगर कौन सी है, यानी कि आपके टेबल पे जो सर्व होती है वो शुगर कौन सी है, तो टेबल शुगर है आपकी यहाँ पर सुक्रोज। क्लियर? ये याद रखना है। तीसरा आपको क्या याद रखना है कि आपकी मिल्क शुगर कौन सी है, यानी कि दूध के अंदर पाई जाने वाली शुगर कौन सी है, मिल्क शुगर यानी कि दुग्ध शर्करा कौन सी है, तो कौन सी है आपके, लैक्टोज है। ठीक है भाई, दुग्ध शर्करा अपनी यहाँ पर होती है लैक्टोज। क्लियर हुई बात यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में? चलिए देखिए यहाँ पर, जिनमें सभी आवश्यक अवयव होते हैं। अब बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, संतुलित आहार किसे कहते हैं, जिनमें सभी आवश्यक अवयव सही अनुपात में उचित मात्रा में हो, जो कि शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर को रोगों से बचाने के लिए जरूरी हो। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन, मोटा चारा, जल, ये सारे क्या है आपके पोषक तत्व। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट कितना कितना चाहिए होता है, तो 3/5 रेशो 1/5 रेशो 1/5, इनका ये अनुपात जो है हमें हमारे खाने में चाहिए होता है। क्लियर? आगे देखिए, वृहद पोषक तत्वों की जब अपन बात करते हैं तो वृहद जो आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, वृहद का मतलब क्या होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी ज्यादा मात्रा हमें चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या है, जितनी भी मीठी चीजें हैं, तो देखो आपके चॉकलेट हो गया, फ्रूट्स हो गया, दूध हो गया, ये सब क्या है आपके यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि किसी चीज के अंदर अगर कार्बोहाइड्रेट है तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही होगा, उसके अंदर कोई विटामिन नहीं होगा, कोई प्रोटीन नहीं होगा, कोई वसा नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, हो सकता है उसके अंदर विटामिन भी हो काफी सारे। ठीक है, तो देखिए प्रोटीन जो है उसके सोर्स क्या होते हैं, सोयाबीन हो गया, दाल हो गया, मूंगफली हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, ये सब आपके प्रोटीन के स्रोत होते हैं। बात करते हैं वसा की, तो वसा के स्रोत आपके क्या क्या हो जाते हैं, जैसे कि आपके ऑयली चीजें जो हो गई, ऑयल वाली चीजें, वेजिटेटिव ऑयल हो गया आपका, तो ये आपके मिल्क हो गया, ये सब आपके किसके स्रोत है, यहाँ पर वसा के स्रोत होते हैं। क्लियर? आगे देखिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या है, शर्करा। ठीक है, शर्करा है।
देखिए, सरल कार्बोहाइड्रेट और जटिल कार्बोहाइड्रेट। सरल के अंदर अपन ने मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड ले लिया। मोनोसेकेराइड का, मोनो का मतलब क्या होता है, एक, ठीक है। तो जिसके अंदर केवल सिंगल शुगर मॉलिक्यूल हो, केवल एक शुगर मॉलिक्यूल हो, उनको अपन कहते हैं मोनोसेकेराइड। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज आपके क्या हो गए यहाँ पर, मोनोसेकेराइड। अगर अपन बात करें डाइसेकेराइड की, तो यहाँ पर माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज आपके डाइसेकेराइड हो गए। तीसरा आपके जो है अपन कहते हैं पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड के अंदर आपके स्टार्च, ग्लाइकोजन और फाइबर्स आ जाएंगे। क्लियर हुई चीज यहाँ पर। आगे देखिए, शरीर के मुख्य ऊर्जा उत्पादक यौगिक है कौन, आपके कार्बोहाइड्रेट। आपके शरीर को जो ऊर्जा मिल रही है वो इन कार्बोहाइड्रेट से ही मिल रही है। अब देखो, एक चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है, क्या, कि जब हम कोई भी खाना खा रहे हैं ना, तो हम जटिल अणुओं के रूप में उसको लेते हैं। क्या, जब कोई भी खाना अपन खाते हैं तो उसको अपन जटिल अणुओं के रूप में लेते हैं, जटिल कार्बनिक अणुओं के रूप में। अब शरीर में जाके बहुत सारे एंजाइमों की उपस्थिति में ये जो जटिल कार्बनिक अणु होते हैं वो सरल कार्बनिक अणुओं में बदलते हैं, ठीक है। तो जब भी अपन कोई भी कार्बोहाइड्रेट लिया तो उसको ग्लूकोज में बदला जाता है। किसमें, ग्लूकोज में बदला जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब शरीर को ग्लूकोज से ऊर्जा बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ग्लूकोज है वो हमारे शरीर में किस रूप में संचित रहता है, तो ये जो ग्लूकोज है वो हमारे शरीर के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में संचित रहता है, ठीक है। किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में संचित रहता है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या याद रखनी है कि कहां पर रहेगा, संचित तो रहेगा ग्लाइकोजन की फॉर्म में, लेकिन रहेगा कहां पर, तो ये आपके रहेगा लीवर के अंदर, यानी कि यकृत में और मसल्स में, ठीक है। यकृत, लीवर और मसल्स के अंदर ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में संचित रहता है। क्लियर। जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में और आपके पादपों में स्टार्च के रूप में, या फिर अपन इसको कहते हैं मंड के रूप में, ठीक है। इसके मुख्य घटक क्या होते हैं, जो अपने कार्बोहाइड्रेट है वो किस किस से मिलके बने हैं, तो आपके जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला, क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, C6H12O6। तो यहाँ पर कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है कि नहीं है। तो इन तीनों चीजों से मिलके आपके कार्बोहाइड्रेट्स बने होते हैं। स्रोत क्या है, अनाज, गन्ना, दूध, फल, शहद, चुकंदर। क्लियर। जैसे कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर लगभग 4 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो अपनी होती है। क्लियर हुई बात यहाँ तक। चलिए आगे देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स को जब अपन ने कैटेगराइज किया तो मोनोसेकेराइड के अंदर आपके ग्लूकोज, फ्रुक्टोज आ गए, ठीक है। डाइसेकेराइड के अंदर सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज आ गए। ये डाइसेकेराइड का ही फॉर्म है ओलिगोसेकेराइड, ठीक है। और पॉलीसेकेराइड के अंदर अपना क्या आ गया, सेलुलोज आ गया, स्टार्च आ गया, अपने ग्लाइकोजन आ गया, वो आपके पॉलीसेकेराइड हो गया। आगे देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पर कि माल्टोज जो है वो किस किस से बना है। अब अपन माल्टोज को डाइसेकेराइड के अंदर ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये किस किस से बना है, तो देखिए माल्टोज जो है वो अपने 2 ग्लूकोज के अणुओं से बना है। लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना है। सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना है। अब यहाँ पर आपको मैंने बताया लैक्टोज क्या है, आपकी यहाँ पर दुग्ध शर्करा, मिल्क शुगर है। फ्रुक्टोज क्या है, आपकी यहाँ पर फल शर्करा, फ्रूट शुगर है, ठीक है। कागज और ऊन से अपन को शुद्ध सेल्यूलोज जो है वो प्राप्त होता है। हमारा जो शरीर है ना, उस सेल्यूलोज का पाचन नहीं करता है। क्लियर। यहां तक बात आ गई समझ में। ये तो बात हुई अपनी किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर किसकी, वसा की, या फिर अपन क्या कहते हैं फैट या लिपिड्स, ठीक है। वसा या लिपिड में यहाँ पर लिख देती हूं, ठीक है, या फैट, ठीक है। अब देखिए, ये जो वसा है ना, ये हमारे शरीर को बहुत ज्यादा एनर्जी देती है। 1 ग्राम जो वसा होती है ना, 1 ग्राम फैट के अंदर अपनी कितने किलो कैलोरी एनर्जी होती है, तो लगभग 9.2 किलो कैलोरी एनर्जी होती है 1 ग्राम फैट के अंदर। तुम सोचो अब, है ना। तो 1 ग्राम फैट के अंदर लगभग 9.2 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। दूसरी चीज क्या,
कि ये जो आपका फैट है, एनर्जी अपन को जो यहाँ पर दे रहा है, इसके स्रोत क्या हैं? तो अगर अपन जब बात करते हैं यहाँ पर इनके स्रोत की, सोर्सेज की बात करते हैं, तो आपके जो वेजिटेटिव ऑयल होते हैं ये आपके लिपिड का ही स्रोत है, ठीक है। आपके दूध हो गया, उसके अंदर भी फैट होती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके लिपिड का, फैट का स्रोत है। लिपिड का कार्य क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है? देखो, एक तो हमारे शरीर को ऊर्जा देगा, ये तो हमें पता ही है। दूसरा क्या है इसका फंक्शन, जैसे तुम्हें पता है कि एक पतला आदमी है जिसके अंदर फैट कम है और एक मोटा आदमी है जिसके अंदर फैट ज्यादा है। अब मुझे बताओ चोट किसको ज्यादा लगेगी? जब मैं उसके मुक्के मारूंगी तो चोट किसको ज्यादा लगेगी? पतले आदमी को ज्यादा लगेगी ना। तो यहाँ पर फैट आपके क्या करता है, आपको बाह्य आघातों से सुरक्षा भी प्रदान करता है। ऊर्जा तो दे ही रहा है, साथ के साथ बाह्य आघातों से आपको क्या कर रहा है, सुरक्षा प्रदान कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके किसके कार्य होते हैं, फैट के, वसा के कार्य होते हैं। देखिए आगे, लिपिड वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल से बने होते हैं। लिपिड्स आपके दो प्रकार के हैं, सरल और जटिल। सरल के अंदर आपके वसा और तेल आ जाते हैं, जटिल के अंदर आपके लेसिथिन ग्लाइकोलिपिड्स आ जाते हैं। आगे देखिए, 1 ग्राम वसा के अंदर आपके लगभग 9.2 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। एडिपोज ऊतक में संचित मुख्य खाद्य है। जैसे देखो आप कहते हैं ना कि जैसे अपने फैट हो जाता है, जो आदमी, कई लोगों का पेट निकला रहता है तो यहाँ पर ये बंडल से बनते हैं, वो क्या है, आपके एडिपोज टिश्यू है। क्या है, एडिपोज टिश्यू। 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो वसा है वो आपके क्या कहलाती है, लिपिड कहलाती है। ग्लूकोज की अनुपस्थिति में शरीर में संचित खाद्य लिपिड का श्वसन में क्रिया कारक के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगर आपके ग्लूकोज नहीं है तो ये जो संचित खाद्य लिपिड है उसका श्वसन में क्रिया कारक के रूप में उपयोग किया जाता है। क्योंकि श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जो आपका ग्लूकोज है ना, उसमें क्या होती है, श्वसन के थ्रू ऑक्सीजन अंदर आती है। तो आपके ऑक्सीजन अंदर आने पर फिर आपके ऊर्जा का कार्बन डाइऑक्साइड का जल का निर्माण होता है। अब जब ग्लूकोज नहीं है, ऑक्सीजन अंदर आ रही है, तो जो संचित ये लिपिड है इसका यूज कर लिया जाता है क्रिया कारक के रूप में। क्योंकि श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज जो है वो क्या है, क्रिया कारक ही तो है, रिएक्टेंट ही तो है। तभी तो इस ग्लूकोज में क्या मिक्स हो जा रही है, ऑक्सीजन मिक्स होती है, तभी तो जाके आपके ऊर्जा का और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है ना। देखिए, वसा लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में वसीय अम्ल ग्लिसरॉल में टूट जाती है। आगे देखिए, यहाँ पर वसीय अम्ल आपके दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त वसीय अम्ल। देखो, बात करते हैं जब अपन फैटी एसिड्स की, वसीय अम्लों की, तो दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर रहे हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त को अपन कहते हैं सैचुरेटेड। क्या कहा जाता है, सैचुरेटेड। और इनको कहा जाता है अनसैचुरेटेड, ठीक है। ये आपके सामान्य ताप पर ठोस होते हैं और सामान्य ताप पर द्रव कौन होते हैं, आपके अनसैचुरेटेड। तुम्हें पता है खाने के लिए किसका यूज किया जाना चाहिए, खाने में आपके संतृप्त वसीय अम्लों का या फिर असंतृप्त वसीय अम्लों का यूज किया जाना चाहिए? बताओ। आप कहोगे कि सरल वाले ये होंगे, संतृप्ति होंगे, तो इनको यूज लेना चाहिए। नहीं, आपको जो है खाने के लिए किसका यूज किया करना चाहिए, असंतृप्त वसीय अम्लों का, यानी कि जो वेजिटेटिव ऑयल आते हैं आपके, वानस्पतिक तेल आता है, उनका यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है वो इतने हार्मफुल नहीं होते। ये जो आपके संतृप्त वाले वसीय अम्ल होते हैं ये आपके शरीर में कुछ हृदय संबंधी रोग उत्पन्न कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ा सकते हैं शरीर के अंदर, ठीक है। आप एक रिएक्शन भी यहाँ पर पढ़ते हैं जिसको अपन कहते हैं हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। क्या कहा जाता है, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें क्या होता है, देखो, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में जो आपके एल्कीन या एल्काइन होते हैं, यानी कि असंतृप्त जो आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, उनको संतृप्त में कन्वर्ट किया जाता है, सैचुरेटेड में कन्वर्ट किया जाता है निकेल और पैलेडियम की उपस्थिति में, ठीक है, निकेल और पैलेडियम की उपस्थिति में। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर क्या है, आपके एल्कीन या फिर एल्काइन होते हैं ना, उनको कन्वर्ट किया जाता है इनकी उपस्थिति में, किसमें, एल्केन्स में कन्वर्ट किया जाता है।
इसको अपन कहते हैं हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। एग्जाम के अंदर कई बार इससे भी क्वेश्चन आता है। लेकिन फिर आप कहोगे कि मैम जब हमको असंतृप्त वाले खाने चाहिए तो इसको संतृप्त में बदल ही क्यों रहे अपन, है ना। तो इसको संतृप्त में इसलिए बदला जाता है क्योंकि इनको स्टोर करना इजी होता है। जैसे आपने बटर की टिक्की लेके आए, ठीक है, उसको स्टोर करना इजी है कंपैरेटिवली जो लिक्विड वाले होते हैं उनको। तो ये आपके सामान्य तापक द्रव रहते हैं, तो इनको स्टोर करने से ज्यादा इजी इनको स्टोर करना होता है, इसीलिए इनको असंतृप्त को संतृप्त में बदला जाता है। क्लियर हुई बात यहाँ पर। देखिए, खाने में असंतृप्त वसा का उपयोग करना चाहिए, यानी कि वानस्पतिक तेल जो वेजिटेटिव ऑयल होते हैं उनका यूज करना चाहिए। संतृप्त वसा में अम्ल की मात्रा अधिक होती है, रुधिर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, किसमें, संतृप्त में, सैचुरेटेड में। हृदयाघात की संभावना रहती है। हाइपर कोलेस्ट्रीसीमिया जो है आपके हो सकता है अगर आप ज्यादा वसीय वाली, ज्यादा फैट वाली, ये लिपिड वाली चीजें खाते हैं, संतृप्त वाली अगर आप इनको ज्यादा यूज में लेते हैं तो आपके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से आपको जो हृदयाघात है, हार्ट अटैक आने के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। क्लियर। इसीलिए असंतृप्त वसा का उपयोग जो है वो करना चाहिए। क्लियर। चलिए अब अपन यहाँ पर आगे देखते हैं किसके बारे में। तो ये तो दो चीज हो गई अपनी, एक कार्बोहाइड्रेट, दूसरा आपका हो गया फैट। तीसरी चीज अपने यहाँ पर पढ़ते हैं प्रोटीन के बारे में। अब भाई जिम लवर आ गए सारे प्रोटीन का ज्ञान देने की, भाई ये इसमें प्रोटीन होता है, इसमें प्रोटीन होता है ना। देखो प्रोटीन में क्या होता है, आपके जो आपके प्रोटीन है वो भी आपके शरीर को ऊर्जा देगा। ये आपके शरीर के निर्माण खंड होते हैं। क्या है, शरीर के निर्माण खंड होते हैं। कौन, आपके प्रोटीन। ठीक है। आप देखिए जो 1 ग्राम प्रोटीन है ना, 1 ग्राम जो प्रोटीन है उसके अंदर भी लगभग 4 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो यहाँ पर होती है। प्रोटीन के स्रोत की अगर अपन बात करते हैं तो प्रोटीन के स्रोत आपके क्या है होते हैं यहाँ पर। अब देखिए आपके जो प्रोटीन के स्रोत होते हैं वो यहाँ पर होते हैं, जैसे कि आपके मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, दाल हो गई, ठीक है, सोयाबीन हो गया, दालें हो गई, मूंगफली हो गई आपके। अगर अपन बात करें यहाँ पर आपके अंडे हो गए, मांस हो गया, ये क्या है, आपके प्रोटीन के स्रोत होते हैं। सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होता है ना वो अपना सोयाबीन के अंदर होता है। लेकिन अगर अपन बात करें उत्तम क्वालिटी का प्रोटीन किसके अंदर होता है, तो सबसे ज्यादा उत्तम क्वालिटी के प्रोटीन की बात करते हैं तो वो होता है अपना किसके अंदर, अंडे के अंदर। ठीक है, उत्तम क्वालिटी का प्रोटीन होता है अंडे के अंदर, और सबसे ज्यादा प्रोटीन जो होता है वो होता है सोयाबीन के अंदर। ठीक है, हमारे शरीर के निर्माण खंड भी है, घटक या खंड अपन इनको कह सकते हैं। और ये आपके अभी आरएएस का जो एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा गया था कि 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन थे, 5 ऑप्शन में एक ऑप्शन यही था कि ये सही है कि नहीं है। उसमें आपको स्टेटमेंट छांटने थे कि इन 5 में से कौन कौन से स्टेटमेंट जो है अपने वो सही है। तो उसमें ये भी लिखा हुआ था कि जो प्रोटीन है क्या वो हमारे शरीर के निर्माण खंड है क्या, निर्माणकारी घटक है क्या। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये हुई प्रोटीन की बात। अब अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है ना तो अपन को 2 रोग याद रखने हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाले जो 2 रोग है वो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। कौन कौन से, एक है आपके क्वाशियोरका डिजीज और दूसरा आपका कौन सा है, मेरास्मस। ठीक है, मेरास्मस। ये 2 रोग आपको याद रखने हैं प्रोटीन की कमी से होने वाले। क्लियर। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि निम्न में से कौन प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। बेरीबेरी है, स्कर्वी है, रिकेट्स है, या फिर आपके क्वाशियोरका है। तो कौन सा है, क्वाशियोरका। ठीक है, बेरीबेरी विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होगा, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होगा, स्कर्वी और रिकेट्स होगा विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। क्लियर। चलिए देखिए इनका कार्य क्या होता है। लिपिड का देख लीजिए, ऊर्जा का संचित स्रोत है। नेत्र गोलक, जनन कोश, वृक्क आदि के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करता है आपके कौन, फैट।
और ठंड से बचने का कार्य भी करता है, बाह्य आघातों से हमें सुरक्षा प्रदान करता है अपने लिपिड या फैट। ठीक है, आगे देखिए, अब बात करते हैं प्रोटीन की। तो मुल्डर ने प्रोटीन शब्द दिया, पहली चीज किसने आपके जो है प्रोटीन शब्द दिया, तो मुल्डर साहब ने आपके प्रोटीन शब्द दिया। कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। जब अपन बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, तो वो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है उसके अंदर। इनके अंदर क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। वृद्धि, विकास, शरीर की मरम्मत में भूमिका निभाते हैं कौन, आपके प्रोटीन। तो ये आपके सब क्या है, प्रोटीन के स्रोत होते हैं। देखो, मांस हो गया, अंडे हो गए, दालें हो गई, सोयाबीन हो गया, अनाज हो गया, ये सब किसके स्रोत है, आपके प्रोटीन के स्रोत होते हैं। क्लियर, चलिए देखिए आगे। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, राइबोसोम को छोड़कर जितने भी एंजाइम है वो आपके प्रोटीन ही है। आहार नाल में पेप्सिन व ट्रिप्सिन एंजाइम द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। तो आपके जब इन प्रोटीन का पाचन होता है तो प्रोटीन को आपके इनके द्वारा पाचन के द्वारा आपके अमाइनो एसिड्स में बदला जाता है। किसमें, अमाइनो एसिड्स, अमीनो अम्लों के अंदर बदला जाता है। देखो, जो आपके अमीनो अम्ल होते हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलके, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलके एक पेप्टाइड चेन बनाते हैं, वही क्या है, आपके प्रोटीन की चेन होती है। अपनी बॉडी के अंदर इसका सिंथेसिस होता है, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलके आपके एक पेप्टाइड चेन फॉर्म करते हैं, वही क्या है, आपके प्रोटीन है। तो यहाँ पर प्रोटीन अमाइनो अम्लों के बहुलक होते हैं। अब अमीनो अम्ल जैसे कि आपके टायरोसिन है, आपके ल्यूसिन है, आपके जैसे कि बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं, आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं, वैलिन है, ग्लाइसिन है, ये सब क्या है, आपके अमाइनो एसिड्स है। क्लियर, चलिए देखिए, 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर लगभग 4 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। मूंगफली, सोयाबीन, मांस, दाल, मछली, अंडा, दूध आदि प्रोटीन के स्रोत होते हैं। कौन, आपके इन सभी से आपको क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, प्रोटीन मिलता है। क्लियर, चलिए, इसके कार्य क्या है, शरीर की मरम्मत व वृद्धि हेतु आवश्यक है। उपापचयी क्रियाओं में जैविक उत्प्रेरक का कार्य करेंगे। प्रतिरक्षी कोशिकाओं के रूप में शरीर की रक्षा करेंगे। एक्टिन, मायोसिन प्रोटीन चलन में सहायक होते हैं। त्वचा, नाखून, बाल, खुरों में केराटिन प्रोटीन होता है। अपन कहते हैं ना कि पार्लर चली जा, केराटिन का वो ले आ, केराटिन ट्रीटमेंट ले ले, है ना। तो इन सब में अपने जो अपने बाल होते हैं उनके अंदर केराटिन प्रोटीन होता है। और इंसुलिन, शर्करा उपापचय के लिए आवश्यक होते हैं कौन, आपके प्रोटीन। ये किसका फंक्शन है, प्रोटीन का फंक्शन होता है। क्लियर, चलिए अब यहाँ पर आगे अपन बात करेंगे किसकी, मिनरल्स की, खनिज की। किसकी बात करने वाले हैं, खनिजों की, मिनरल्स की यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं। ये जो आपके मिनरल्स होते हैं ना, ये किसके अंदर आते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंदर आते हैं। किसके अंदर, सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंदर आते हैं। इनकी कम मात्रा ही हमारे शरीर के लिए जरूरी होती है, बट हाँ उतनी मात्रा तो चाहिए। अगर उससे भी कम मिल रही है तो कोई ना कोई डेफिशिएंसी, डिजीज वहां पर हो जाती है। क्लियर, जैसे कि अगर अपन मिनरल्स की बात करें तो आपके सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, आयोडीन होता है। ये सब क्या है, आपके मिनरल्स ही तो है जो हमारे शरीर को चाहिए। ठीक है, चलिए एक एक करके इन मिनरल्स को यहाँ पर अपन पढ़ते हैं। देखिए, खनिज, धातु, अधातु व उनके लवण हैं। एंजाइम व विटामिन में प्रोस्थेटिक वर्ग के रूप में उपस्थित होते हैं। अब पहला जो अपन पढ़ते हैं यहाँ पर क्या है, आपके सोडियम और पोटेशियम। देखो, बाह्य व अंत्य कोशिकीय तरल के मुख्य धनायन है कौन, आपके सोडियम और पोटेशियम। जब अपन किसी भी सेल को पढ़ते हैं, किसी भी कोशिका को पढ़ते हैं, तो उसमें इस तरीके से कुछ चैनल्स लगे होते हैं। इस तरीके से क्या लगे होते हैं, चैनल्स लगे होते हैं, जिनके थ्रू ये जो सोडियम है वो अंदर आता है, ये जो सोडियम है वो अंदर आता है, पोटेशियम अंदर आता है, बाहर जाता है। ठीक है, इन चैनल के थ्रू ये सोडियम पोटेशियम अंदर और बाहर जाते हैं, जिससे इनकी सांद्रता जो है वो बनी रहे। ठीक है, इनको अपन क्या कहते हैं, आयन गेटेड चैनल कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, आयन गेटेड चैनल कहा जाता है। ठीक है भाई,
देखिए, सोडियम ग्लूकोज का अवशोषण, तंत्रिका व पेशियों के वैद्युत रासायनिक आवेग संचालन में मदद करता है। आपके कौन? सोडियम। ठीक है, सोडियम चाहिए, अगर नहीं होगा तो आपके ये सारी चीजें ढंग से काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना। आगे देखो, अगर आपके सोडियम की कमी हो जाती है तो ऐठन आ जाती है। जैसे इस तरीके से आपको ये दिख रहा है, इस तरीके से ऐठन आ गई है, इस तरीके से ऐठ जाते हैं हाथ पर अगर सोडियम की कमी हो जाए तो। अगर पोटेशियम, जो आप पोटेशियम है, पोटेशियम का क्या कार्य होता है? तो पेशीय व तंत्रिकाओं के ग्लाइकोजन व प्रोटीन संश्लेषण सक्रियता में भाग लेता है। कौन? आपके पोटेशियम। अगर इसकी कमी हो जाती है तो आपके क्या हो जाता है? व्याक्षोभ हो जाता है। स्रोत क्या है इनके? सोडियम का, पोटेशियम का स्रोत क्या है भाई? नमक खाना चाहिए बढ़िया, दूध, सब्जी और ये चीजें खाइए आप, तो आपके क्या हो जाता है? सोडियम पोटेशियम की कमी नहीं होगी। क्लियर? चलिए आगे देखिए, दूसरा है आपके क्लोरीन। HCl के संश्लेषण व अम्ल क्षार संतुलन में सहायक होता है आपके कौन? क्लोरीन। ठीक है, आगे देखिए, इसकी कमी से मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है और भूख भी कम लगती है। स्रोत क्या है? नमक युक्त भोज्य पदार्थ व समुद्री भोजन। ठीक है, जिसके अंदर आपका क्या होता है? क्लोरीन होता है। तभी तो अपन जो साधारण नमक है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? साधारण नमक जो होता है अपना टेबल सॉल्ट, इसको साधारण नमक को अपन क्या बोलते हैं? टेबल सॉल्ट कहा जाता है, जो अपनी टेबल पे सर्व होता है, दैट इज NaCl। तो इससे हमें सोडियम भी मिल रहा है, इससे हमें क्लोरीन भी मिल रहा है। ठीक है, आगे देखिए, तीसरा है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एंजाइम को सक्रिय करता है, अस्थियों व दांतों का घटक है। इसकी कमी से व्याक्षोभ हो जाता है और स्रोत क्या है? मांस, अनाज, हरी सब्जी। देखो, कुछ चीजें ऐसी है जो आपको खाने में इंटेक करनी ही करनी चाहिए, जैसे आपके दूध हो गया, जैसे आपकी सब्जियां हो गई, अनाज हो गई, इन सब चीजों से बहुत सारी बीमारियां जो है वो दूर रहती है। आगे देखो, चौथा है आपके सल्फर। प्रोटीन एंजाइम व सह एंजाइम का क्या है? मुख्य घटक है। कौन? आपके सल्फर। इसकी कमी से प्रोटीन की उपापचयी क्रियाएं खराब हो जाती है, क्योंकि हमें पता है प्रोटीन के लिए कौन चाहिए? एंजाइम का मुख्य घटक कौन है आपके? यहाँ पर सल्फर ही है। अगर इसी की कमी हो जाएगी तो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होगा नहीं, तो प्रोटीन की उपापचयी क्रिया खराब हो जाती है। इसके स्रोत क्या है? दुग्ध उत्पाद, मांस और अंडा। प्रोटीन जिस जिससे अपन को मिलता है वो ले लो तुम इसमें। ठीक है, आगे देखिए, कोबाल्ट विटामिन B12 का घटक है। जब अपन विटामिन पढ़ते हैं ना, तो आपका एक आता है बी कॉम्प्लेक्स के अंदर विटामिन B12, जिसका नाम क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन नाम होता है। ठीक है, क्या नाम है? होता है उसका साइनोकोबाल्मिन। ये जो आपका विटामिन B12 होता है ना, इसका मुख्य घटक जो होता है, कंपोनेंट जो है वो आपका क्या है? कोबाल्ट है। ठीक है, क्या है? कोबाल्ट है। अगर इसकी कमी हो जाती है ना, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो यानी कि कोबाल्ट भी नहीं होगा, तभी तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी, जिसकी वजह से आपके प्राणाशी रक्त अल्पता आ जाती है। कौन सी? प्राणाशी रक्त अल्पता आ जाती है, पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। स्रोत क्या है? दूध, पनीर, मांस। ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट जो है वो आपके इसके स्रोत है। आगे देखिए, फ्लोरीन। जो फ्लोरीन है वो किसके लिए जरूरी है? हमारे दांतों के लिए जरूरी है, तो इनेमल व दंत क्षय का नियमन करता है। कौन? आपके यहाँ पर फ्लोरीन। ठीक है, अगर आपके फ्लोरीन फ्लोराइड ज्यादा होता है, अगर मान लीजिए कोई भी पानी अपन पी रहे हैं, उसके अंदर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है, तो आपके क्या हो जाता है? दांत खराब हो जाते हैं, इनेमल लेयर खराब हो जाती है, जिसकी वजह से फ्लोरोसिस हो जाता है, तो दांत व अस्थियों के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, आपके अगर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो इनेमल लेयर जो है वो खराब हो जाती है। स्रोत क्या है? जल, चाय, समुद्री भोजन, मांस, बीन्स। ठीक है, चलिए आगे देखिए, फिर आता है अपना कैल्शियम। जो कैल्शियम होता है वो किस लिए जरूरी है? अपन कहते हैं ना कि बच्चे को, अगर कोई बच्चा ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा तो उसको अपन कैल्शियम की दवाइयां देते हैं, उसके पैरों में बहुत दर्द होता है तो कैल्शियम की दवाइयां देते हैं। जो कैल्शियम होता है वो हमारे किसके लिए जरूरी होता है? अपनी हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए, दांतों के लिए जरूरी होता है।
अगर अब जो अपना विटामिन डी है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे अपना रिकेट्स रोग होता ही नहीं होता है, हड्डियों का ही तो रोग है, बच्चा जो है वो खड़ा नहीं रह पाता। तो यहाँ पर भी अगर आपके कैल्शियम की कमी हो जाती है तो आपकी क्या होता है, देखो अब आपके कैल्शियम करता क्या क्या है, एक तो इनको मजबूत बनाता है हड्डियों को, ठीक है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, आपके दांतों का भी दीर्घ घटक है कैल्शियम। साथ के साथ अगर आपके रक्त बह रहा है तो रक्त का थक्का जमाने के लिए भी कौन चाहिए आपको, कैल्शियम ही चाहिए होता है, ठीक है। ब्लड के अंदर क्या कैल्शियम होता है तभी ब्लड क्लॉटिंग हो पाती है। तो रुधिर स्कंदन, पेशी संकुचन, हृदय कार्यकी के लिए आवश्यक होता है आपके कौन, कैल्शियम, ठीक है। देखिए बच्चों व गर्भवती महिला के लिए ज्यादा जरूरी होता है, जब भी तो बच्चे जो है उनको कैल्शियम की गोलियां भी खिलाई जाती है बचपन में अगर उनके पैर कमजोर होते हैं तो। इसकी कमी से आपका कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स रोग हो जाता है। स्रोत क्या है, दुग्ध, हरी सब्जी, चना, मछली आदि। क्लियर, चलिए आगे देखिए, अगला है अपना आयोडीन। आयोडीन क्या होता है भाई, आयोडीन जो है अपन को अपन कहते हैं ना कि अच्छे आयोडीन वाला जो नमक है वो खाना चाहिए, है ना। अपने जो गले में एक ग्रंथि मौजूद होती है जिसे अपन कहते हैं थायराइड ग्रंथि, क्या कहा जाता है, थायराइड ग्रंथि कहा जाता है। ये जो अपनी थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्लैंड होती है, ये अपनी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। अब ये जो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड, ये एक हार्मोन जो है क्या करेगी, स्रावित करेगी। इसके द्वारा हार्मोन स्रावित होता है थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। अगर अपने थायरॉक्सिन की कमी हो, अब ये जो थायरॉक्सिन है उसके लिए अपन को जरूरी होता है आयोडीन। क्या जरूरी होता है, थायरॉक्सिन के लिए जरूरी होता है अपने को आयोडीन। अब अगर इस आयोडीन की कमी हो जाती है, अगर आप अच्छे आयोडीन वाला नमक नहीं खा रहे हो, आयोडीन नहीं ले रहे हो, अगर इसकी कमी हो जाती है, इसकी वजह से अपना क्या हो जाता है, गॉइटर डिजीज हो जाता है, जिसे अपन घेंगा रोग या गलगंड रोग भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, गलगंड या घेंगा रोग कहा जाता है। इसमें जो थायराइड ग्रंथि जो गले के अंदर मौजूद है, कैसी एच शेप की मौजूद होती है अपने गले के अंदर। अब अगर यहाँ पर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो ये जो थायराइड ग्रंथि है ना, इसका विस्तार हो जाता है, फूल जाती है, जिससे गला जो है अपना वो फूल जाता है, सूज जाता है, लटक जाता है, इसको अपन कहते हैं गॉइटर डिजीज। ये नॉर्मल है, ये देखो यहाँ पर ये क्या हो गई, यह इसका विस्तार हो गया जिसकी वजह से आपका गॉइटर घेंगा रोग हो जाता है। क्लियर, तो उच्च आयोडीन वाला नमक जो है वो खाना चाहिए। देखो थायरॉक्सिन हार्मोन के उत्पादन में आवश्यक होता है, इसकी कमी से घेंगा या गॉइटर डिजीज होता है। इसके स्रोत क्या है, मछली, समुद्री भोजन, आयोडीन युक्त नमक। क्लियर हुई यहाँ तक बात, आगे देखिए अगला है अपना फास्फोरस। तो अस्थियों और दांतों में के लिए जरूरी होता है आपके फास्फोरस। न्यूक्लिक अम्लों, फास्फोलिपिड व एटीपी का घटक है आपके क्या, फास्फोरस। हमें पता है अपने न्यूक्लिक अम्ल क्या है, डीएनए, आरएनए है, ठीक है। डीएनए जो है वो अपना एक न्यूक्लिक एसिड जिसे अपन कहते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ये तीन चीजों से मिलकर बना है। तुम्हें पता है कौन कौन सी तीन चीजें होती है, देखो पहले आपके होते हैं नाइट्रोजनी क्षारक, ठीक है, एक क्या है आपके नाइट्रोजनी क्षारक, दूसरे आपके होती है शर्करा पेंटोज शुगर, और तीसरा आपका होता है फॉस्फेट समूह, ठीक है। तो आपके यहाँ पर क्या चाहिए इस न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण के लिए, अपन को फॉस्फेट ग्रुप चाहिए नहीं चाहिए, तो फास्फोरस चाहिएगा नहीं चाहिएगा। तो इसका घटक कौन है, न्यूक्लिक अम्ल, फॉस्फोलिपिड व एटीपी का घटक कौन है आपके, फास्फोरस है। कमी से वृद्धि व उपापचय में रुकावट और रिकेट्स रोग हो जाता है, किसकी वजह से, आपके फास्फोरस की कमी की वजह से। आ रही है बात यहाँ तक समझ में, आगे देखिए स्रोत क्या है, पनीर, अंडे, मूंगफली आदि। नेक्स्ट है अपना यहाँ पर आयरन। अब देखो तुम्हें अच्छे से पता है कि आयरन हमें क्यों चाहिए, अपन कहते हैं ना कि पालक वालक खाना चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, आयरन होता है इनके अंदर, है ना।
अपना जो आयरन होता है वो किस चीज के लिए जरूरी है, तो जो आरबीसी होती है ना, रेड ब्लड सेल्स होती है, लाल रक्त कोशिकाएं, जिन्हें अपन इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है जिन्हें, ठीक है। अब ये जो आरबीसी होती है ना, इनके पास होता है हीमोग्लोबिन, जो कि क्या है? अपना एक श्वसन वर्णक है। हीमोग्लोबिन क्या है? अपना एक श्वसन वर्णक होता है। रेस्पिरेटरी क्या है? ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, रेस्पिरेशन में भी काम आएगा। कैसे? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करेगा। वर्णक क्यों है? क्योंकि हमारे रक्त को लाल कलर देगा, इसलिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। इसके निर्माण के लिए, यानी कि इसका जो मुख्य घटक होता है वो कौन है? आपके आयरन है। अब अगर मान लो कि आयरन की कमी हो गई तो हीमोग्लोबिन ही नहीं बनेगा। हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, जो शरीर की कोशिकाएं उन तक ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। क्लियर? तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन है? आपके आयरन, और इसकी कमी से आपका एनीमिया यानी कि रक्तअल्पता हो जाती है। इसका स्रोत क्या है? पालक मेथी, हरी सब्जियां जो है आपके आयरन का स्रोत होती है। क्लियर हुई यहां तक चीज? तो ये तो बात हो गई किसकी? अपने, देखो, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया है, लिपिड्स पढ़ लिया है, अपने प्रोटीन पढ़ लिया है और खनिज पढ़ लिया है। अब क्या चीज बची? आपके विटामिन्स बचे। ठीक है, तो यहां तक ये बातें समझ में आ गई आपको चारों? ठीक है, अब अपन पढ़ने वाले हैं विटामिन्स को। तो दिल थाम के बैठना, विटामिन से काफी क्वेश्चन आते हैं अपने एग्जाम के अंदर, है ना, और बहुत इजी तरीके से अपन इसको पढ़ेंगे। देखो, विटामिन्स जो है वो हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देंगे। याद रखना इस चीज को, हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देंगे। शरीर की उपापचयी क्रियाओं के लिए और हमें रोगों से बचाने के लिए क्या जरूरी होते हैं? विटामिन्स जरूरी होते हैं। ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते। जो विटामिन है वो किसने दिए? फंक ने, एक साइंटिस्ट जिनका नाम आपको याद रखना है, फंक। ठीक है, आपके यहाँ पर टोटल विटामिन जो है अपन ने कितने हैं? 13 विटामिन के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। टोटल 13 विटामिन। इनको अपन दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं, देखो, आपके फंक ने आपके क्या दिया? विटामिन। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ। अब ये जो आपके 13 विटामिन होते हैं, इनको अपन दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। कौन कौन सी दो कैटेगरी होती है? देखो, पहली जो कैटेगरी होती है वो आपके होती है फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी कि वसा में विलय विटामिन। कौन से? वसा में विलय विटामिन। और दूसरा आपका क्या होता है? जल में विलय विटामिन। जल में विलय विटामिन। ठीक है, जो आपके वसा में विलय विटामिन है उनको अपन क्या कह रहे हैं? फैट सॉल्युबल कह रहे हैं। और आपके यहाँ पर जल में विलय विटामिन है, उन्हें अपन क्या कह रहे हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन कह रहे हैं। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर आपको ट्रिक याद करनी है कि कौन सा फैट सॉल्युबल है, कौन सा वाटर सॉल्युबल है, क्योंकि एग्जाम के अंदर पहला क्वेश्चन विटामिन से ये बनता है, किसने डिस्कवर किया? तो फंक ने। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? कौन सा इनमें से जल में विलय विटामिन है या कौन सा इनमें से फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, तो देखो, क्या ट्रिक आपको यहाँ पर याद रखनी है? ट्रिक आपकी यहाँ पर रहेगी, कीड़ा फट गया। क्या याद रखनी है? कीड़ा फट गया। ठीक है, अब देखो, कीड़ा में KEDA आ रहा है और फट आ रहा है, यानी कि फैट आ रहा है। तो यहाँ पर फैट सॉल्युबल विटामिन आपके कौन से हो गए? KEDA। क्लियर? तो 4 विटामिन तो ये हो गए। बाकी के जल में विलय विटामिन के लिए आपको कौन सी ट्रिक याद रखनी है? तो ट्रिक अपनी यहाँ पर रहेगी क्या? टिप टिप बरसा पानी। क्या? टिप टिप बरसा पानी। तो देखो, बरसा से आपको यहाँ पर क्या बनाना है? B और C। ठीक है, पानी यानी कि वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन आपके कौन से हो गए? B कॉम्प्लेक्स आ जाएगा इसमें, जो आपके B1 B2 B3 आते हैं वो आ जाएगा, और आपके C विटामिन आ जाएगा। ये क्लियर हुई चीज पहली? इस ट्रिक से आपको ये याद रखना है कौन सा वाटर सॉल्युबल है और कौन सा फैट सॉल्युबल है। क्लियर? अब देखिए, अब
अगला क्वेश्चन जो इनका बनता है वो बनता है इनके रासायनिक नाम से, केमिकल नेम से, और फिर उसके बाद जो अगला क्वेश्चन बनता है वो होता है इनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में। तो अब अपन यहाँ पर क्या देखते हैं, इनके नाम देखते हैं, केमिकल नेम की बात करते हैं। देखो तुमने क्या करना है, इस तरीके से लिखो, कीड़ा। जब अपन किसी भी कीड़े को मारते हैं तो वो नाटक करता है नहीं करता है, करता है ना। तो यहाँ पर तुम्हें सिर्फ क्या लिखना है, कीड़ा नाटक करे। ठीक है भाई, कीड़ा नाटक करे, तड़पता है वो, तो कीड़ा नाटक करे। ठीक है, अब यहाँ पर इनके नाम देखिए। देखो ना से आपने क्या बनाया यहाँ पर, नेफ्थोक्विनोन। ना से क्या बनाया, नेफ्थोक्विनोन। तो यहाँ पर आपके जो विटामिन के है उसका नाम क्या हो गया, नेफ्थोक्विनोन। टक से आप क्या बनाएंगे, यहाँ पर टक से बनाएंगे टोकोफेरॉल। ठीक है, टक से क्या बना लिया, टोकोफेरॉल बना लिया। क से अपन यहाँ पर क्या बनाएंगे, क से बनाएंगे कैल्सीफेरॉल। क से हो गया कैल्सीफेरॉल। ठीक है, और रे से अपना यहाँ पर क्या हो गया, ए के नीचे रे आ रहा है तो रे से यहाँ पर अपना हो गया रेटिनॉल। क्लियर। तो यहाँ पर आपके जो विटामिन के है उसका नाम क्या हो गया, विटामिन के नीचे न आ रहा है तो इसका हो गया नेफ्थोक्विनोन। ठीक है, विटामिन ई के नीचे क्या आ रहा है, टक, तो ई का नाम क्या हो गया, टोकोफेरॉल। क्लियर। विटामिन डी के नीचे क्या आ रहा है, कै, तो कै से आपका कैल्सीफेरॉल, तो डी का नाम क्या हो गया, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, अर्गो कैल्सीफेरॉल भी एग्जाम के अंदर आता है। ठीक है, ए के नीचे रे आ रहा है, रे से हो गया रेटिनॉल, तो ए का रासायनिक नाम क्या हो गया, रेटिनॉल। तो ये आपके हो गए फैट सॉल्युबल विटामिन्स के केमिकल नेम। क्लियर हुई बात, नहीं हुई यहाँ पर। अब एक एक विटामिन को अपन यहाँ पर देखते चलते हैं, किसकी कमी से कौन सा रोग होता है। ये तो अपन ने देख लिए फैट सॉल्युबल विटामिन। अब अपन देखते हैं वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होता है, विटामिन बी और विटामिन सी। जो विटामिन बी होता है उसके अंदर 8 क्या आते हैं, विटामिन आते हैं, B1, B2, B3, B5, B7, B10, B12 ऐसे। ठीक है, आपके टोटल इसमें 8 आते हैं और बाकी फिर एक ये हो गया। जो विटामिन बी है उसका B1 का नाम जब अपन लिखते हैं तो वो होता है अपना थायामीन। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछे विटामिन बी का नाम क्या है तो थायमीन लिखेंगे। अगर आपसे पूछे विटामिन B1 का नाम क्या है, थायमीन लिखेंगे। यानी कि अगर आपके बी में ये नहीं लिखा हो ना कि B1, B2, B3, तो आप कुछ भी नहीं, आपको थायमीन लिखना है। क्लियर। और विटामिन सी का जो केमिकल नेम होता है दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम होता है इसका, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। देखो ये हो गए आपके विटामिन बी और सी का केमिकल नेम। अब अपन यहाँ पर एक एक विटामिन को देखते चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए की। ठीक है, विटामिन ए का नाम क्या लिखा था अपन ने, रेटिनॉल। कीड़ा नाटक करे तो रेटिनॉल इसका नाम हो गया। ठीक है, अगर विटामिन ए के जो सोर्स है उनकी बात करते हैं तो विटामिन ए के सोर्स होते हैं आपके यहाँ पर गाजर हो गया। ठीक है, गाजर के साथ आपको गोल्डन राइस बहुत याद रखना है। ठीक है, गोल्डन राइस आजकल एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, जिनके अंदर बीटा कैरोटीन है उनमें आपके विटामिन ए होता है। ठीक है, इसका सोर्स अपने यहाँ पर लिख देती हूँ, बीटा कैरोटीन। अब देखो जो आपका विटामिन ए है उसकी डेफिशिएंसी से होने वाले रोग की अगर अपन बात करते हैं, किसकी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। ए से अपन चैटिंग करते तो ऐसे लिखते ना, आंख लिखते नहीं लिखते, तो यहाँ पर आंखों का रोग होगा। अगर इसकी कमी हो जाती है विटामिन ए की तो ए से आंख यानी कि आंखों को रोग, जिसे अपन कहते हैं रतौंधी रोग। क्या कहा जाता है, रतौंधी रोग कहा जाता है, जिसे अपन कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या कहा जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। अब देखो दो चीजें होती है बच्चे, एक होता है आपका नाइट ब्लाइंडनेस और एक होता है आपका कलर ब्लाइंडनेस। दोनों में क्या डिफरेंस है, मैं दो नाम यहाँ पर लिख रही हूं, एक होता है आपका नाइट ब्लाइंडनेस और दूसरा आपको यहाँ पर मैं लिख रही हूं कलर ब्लाइंडनेस। दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो
जो नाइट ब्लाइंडनेस है उसमें आदमी को रात में नहीं दिखता, जो कि आपका एक विटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है। विटामिन की कमी से होने वाला रोग है नाइट ब्लाइंडनेस। जबकि अगर अपन बात करते हैं ना यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस की, तो ये आपका एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि एक आनुवंशिक विकार है, जिसमें इंसान जो है ग्रीन, रेड और ब्लू कलर को पहचान नहीं पाता, उनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इन दोनों के बीच में ये अंतर याद रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी कमी से रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस और आपके ज़ीरोफ्थैल्मिया हो जाता है। ठीक है, क्या, ज़ीरोफ्थैल्मिया। क्लियर? तो ये तो हुई विटामिन ए की बात। ठीक है, चलो देखो, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है आपका कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। क्लियर? देखो, विटामिन फंक द्वारा खोज की गई, वसा में विलय, जल में विलय, वसा में विलय क्या याद रखना है, कीड़ा, KEDA, तो KEDA, और बाकी बी कॉम्प्लेक्स और सी आपके टिप टिप बरसा पानी, तो बरसा बी और सी। क्लियर? आगे देखो, सबसे पहले बात की विटामिन ए की, तो विटामिन ए का नाम क्या बताया, कीड़ा नाटक करे, तो आपके रे से क्या बन गया, रेटिनॉल, तो ये आपके रेटिनॉल। ठीक है, या प्रति ज़ीरोफ्थैल्मिया विटामिन, प्रति संक्रमण विटामिन। यहाँ पर अगर विटामिन ए जो है उसकी कमी हो जाती है तो आपके कौन सा रोग होता है, यहाँ पर रतौंधी रोग होता है। इसके जो बीटा कैरोटीन या विटामिन ए का अग्रगामी है, इसके सोर्स क्या हो गए आपके, दूध, मक्खन, अंडे, मछली का तेल, सब्जियां, गाजर। अपन कहते हैं ना कि अब देखो अभी सर्दियां आ रही है, बढ़िया बढ़िया गाजर आनी चालू हो जाएगी, तो अपन कहते हैं ना कि गाजर आ रही है, बढ़िया गाजर खाओ, आंखों के लिए सही है। तो आंखों की रोशनी के लिए आपके गाजर हो गया, फल, यकृत, गोल्डन राइस, ये सारे आपके किसके सोर्स है, यहाँ पर विटामिन ए के सोर्स है। क्लियर? आगे देखिए, कार्य क्या है, रेटिनॉल श्लाका कोशिकाओं का रोडोप्सिन तथा नेत्र की शंकी कोशिकाओं का आयोडोप्सिन बनाता है, और इसकी कमी से आपका होता है रतौंधी रोग। ठीक है, आपको दो चीजें याद रखनी है, क्या, दो विटामिन याद रखने हैं, विटामिन ए एंड विटामिन डी। जब अपन बात करते हैं ना कि जो विटामिन है उनका संश्लेषण हमारी बॉडी नहीं कर सकती, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनेंगे, जो विटामिन है उनका संश्लेषण हमारे शरीर के द्वारा नहीं किया जाता, एक्सेप्ट विटामिन ए एंड विटामिन डी। इनके अलावा जो ए और डी है उनका हमारे शरीर के द्वारा संश्लेषण किया जाता है, अपन को बाहर से ही लेने पड़ते हैं विटामिन, है ना। देखो आगे, विटामिन B1, बी कॉम्प्लेक्स की जब अपन बात करते हैं तो सबसे पहला अपनाता है विटामिन B1, जिसका नाम क्या होता है, थायमीन। देखो दो चीजें होती है, एक होता है अपना थायमीन और एक होता है अपना थाइमीन। दोनों में डिफरेंस पता है क्या है, थायमीन और थाइमीन में क्या डिफरेंस है पता है आपको। देखो जो थायामीन होता है ना, ये आपका विटामिन है, ठीक है, विटामिन B1 है, जबकि ये थाइमीन है ना वो आपका नाइट्रोजनी क्षारक है। जब अपन डीएनए की संरचना पढ़ते हैं ना तो उसमें प्यूरिन पिरिमिडिन पढ़ते नहीं पढ़ते, तो वहां पर अपना थाइमीन आता है ना जिसको अपन टी से व्यक्त करते हैं, तो वो थाइमीन ये है, और थायामीन क्या है आपके यहाँ पर विटामिन B1 है। इसकी कमी से आपका कौन सा रोग होता है, विटामिन B1 थायमीन की कमी से यहाँ पर हो जाता है आपके बेरी बेरी रोग। कौन सा, बेरी बेरी रोग हो जाता है। तो देखो इसके सोर्स क्या है, ईस्ट, गेहूं, चना, दालें, मूंगफली, फलियां आदि, और इसका कार्य क्या है, सामान्य कार्बोहाइड्रेट के उपापचय, तंत्रिका तंत्र की कार्यकी के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से होने वाले रोग कौन सा है, बेरी बेरी रोग होता है। क्लियर? आपसे एग्जाम के अंदर सीधा क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग, सी की कमी से होने वाला रोग, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनते हैं। क्लियर? अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर विटामिन B2 की और विटामिन B3 की, तो देखो विटामिन B2 जो होता है उसका नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या नाम होता है, राइबोफ्लेविन नाम होता है। और अगर विटामिन B3 की बात करें तो यहाँ पर इसका नाम होता है नियासिन। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, नियासिन होता है। विटामिन B5 की बात करते हैं तो 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब होता है पेंटा। ठीक है, तो
यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाता है, पैंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक, ठीक है, ठीक है, आ गई बात समझ में। अगर अपन B6 की बात करते हैं तो अपन पेरिडॉक्सिन की संरचना बनाते हैं ना, तो वैसे आपके विटामिन B6 का नाम क्या हो जाता है, पेरिडॉक्सिन, ठीक है। और विटामिन B12 का नाम क्या होता है आपके, साइनोकोबाल्मिन, जिसका मुख्य घटक क्या है, कोबाल्मिन से कोबाल्ट बना लेना, तो वहां पर B12 का जो मुख्य घटक है वो है आपके कोबाल्ट। अब अपन एक एक को पढ़ते हैं, यहाँ पे देखो। B2 राइबोफ्लेविन, मुख्य स्रोत यकृत, दूध, पनीर, हरी पत्तियां वाली सब्जी। इसमें ना जो बी वाले है ना, उसमें आप सब में मिल्क प्रोडक्ट तो लिखना ही लिखना, ठीक है। कार्य क्या है, से एंजाइम का भाग है, स्वस्थ त्वचा व मुख्य श्लेष्मा को नियमित करता है। राइबोफ्लेविन की उपस्थिति के कारण गाय का दूध ज्यादा पोषक व थोड़ा सा पीले रंग का हो जाता है। इसकी कमी से आपका चालोसिस या कैलोसिस भी अपन इसको लिख देते हैं, ठीक है, उसके रोग हो जाता है, ठीक है, त्वचा में दरारें आ जाती है। बात करते हैं नियासिन की, तो जो B3 है ना, जिसका नाम क्या है, नियासिन है, अगर नियासिन की कमी हो जाती है ना, तो इसकी वजह से हो जाता है पेलाग्रा रोग। कौन सा, पेलाग्रा रोग हो जाता है। देखो आगे, B3 निकोटिनिक एसिड, या फिर अपन इसको नियासिन भी कहते हैं, क्या भी कहते हैं इसको, नियासिन भी कहते हैं, ठीक है, B3 को। इसकी कमी से होने वाला रोग जो होता है वो होता है पेलाग्रा, ठीक है। अगला देखिए, विटामिन B5, जिसका नाम क्या होता है, पैंटोथेनिक एसिड। इस 5 का मतलब क्या है, पेंटा, तो 5 का मतलब हो गया इनकी विटामिन B5 का नाम हो गया पैंटोथेनिक, ठीक है। आगे देखिए, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन जो है इसका नाम होता है, अगर इसकी कमी हो गई तो डर्मेटाइटिस हो जाता है, ठीक है। अगर आपके यहाँ पर विटामिन B7 के बारे में पूछा जाए तो विटामिन B7 जो होता है उसको अपन विटामिन H भी कहते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, बायोटीन। क्या नाम होता है इसका, इसका नाम होता है अपना बायोटीन, ठीक है। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, थकान तथा मांसपेशियों में जकड़न आ जाती है। आगे देखिए, विटामिन B10, जिसका नाम होता है फॉलिक एसिड, अगर इसकी कमी हो जाती है तो मेगाब्लास्टिस, रक्त अल्पता आ जाती है, ठीक है। और अगर आपके विटामिन B12, जिसको अपन कहते हैं साइनोकोबाल्मिन, इसकी कमी हो जाती है तो अपने पर्निशियस एनीमिया यानी कि प्रणाशी रक्त अल्पता हो जाती है। तो ये हुई किसकी बात, बी कॉम्प्लेक्स की बात। जब अपन बात करते हैं अब यहाँ पर विटामिन सी की, किसकी बात करते हैं, विटामिन सी की, तो देखो ये आपका जल में विलय विटामिन है, पहली बात तो क्या है, जल में विलय विटामिन होता है, कौन, आपके विटामिन सी। अगर विटामिन सी जो है उसकी बात करें कि इसके स्रोत क्या है, तो विटामिन सी के स्रोत ना अपने खट्टे फल होते हैं, क्या होते हैं, खट्टे फल जो है विटामिन सी के स्रोत होते हैं। इसका नाम क्या है भाई अपना, एस्कॉर्बिक एसिड नाम होता है इसका, क्या, एस्कॉर्बिक एसिड जो है इसका नाम होता है। खट्टे फल, जितने भी सिट्रस जो फल है ना, उनमें आपका ये होता है कौन, विटामिन सी, ठीक है। जैसे कि आपके संतरे हो गया, आपके लेमन हो गया, आंवला हो गया, तो इसके स्रोत की बात करें तो संतरा हो गया, ऑरेंजेस, लेमन यानी कि नींबू हो गया, आंवला हो गया, ये आपके किसके स्रोत है, विटामिन सी के स्रोत होते हैं, ठीक है। अगर इसकी कमी हो जाती है, विटामिन सी की यहाँ पर कमी हो जाती है तो क्या होता है, अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो सी से ही अपन क्या बना लो, अपने स्कर्वी बना लो तुम, ठीक है। तो सी की कमी से आपका हो जाता है स्कर्वी रोग। इसको अपन ने क्या भी कहते हैं, नाविक रोग भी कहते हैं, नाविक रोग, या फिर अपन इसको सेलर डिजीज कहते हैं। क्या कहा जाता है, सेलर डिजीज कहा जाता है, ठीक है, विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग को। देखिए आगे, एस्कॉर्बिक एसिड खट्टे फल, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां और आपके मिर्च आदि में होता है, कोलेजन के निर्माण में सहायक होता है। स्कर्वी यानी कि मसूड़ों से रुधिर बहना, दांतों का गिरना। तो यहाँ पर विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसे अपन नाविक रोग या फिर सेलर डिजीज भी कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा विटामिन आता है अपना, विटामिन डी। अगला कौन सा है, विटामिन डी।
विटामिन डी, देखो अपन ने क्या लिखा था, कीड़ा नाटक करे, तो यहाँ पर क्या आया था, नहीं आया था। तो विटामिन डी का नाम क्या होता है अपना, कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का नाम। ठीक है, अगर आपके जो विटामिन डी है उसकी बात करें तो ये हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है हमारी त्वचा में। ठीक है, किसके द्वारा, आपके, इसका स्रोत क्या है, सबसे बढ़िया स्रोत है किसका, विटामिन डी का, सनलाइट यानी कि सूर्य की किरणें। ठीक है, सनलाइट जो है विटामिन डी का स्रोत होता है। ठीक है, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसकी कमी से होने वाला रोग होता है रिकेट्स, जो कि किसके अंदर होगा, रिकेट्स आपके अंदर होगा बच्चों में। और अगर अपन बात करें अडल्ट्स की, बड़ों की बात करें तो बड़ों के अंदर, अडल्ट्स के अंदर होता है ऑस्टियोमलेशिया। कौन सा, ऑस्टियोमलेशिया जो है होता है बड़ों के अंदर। तो आपके एग्जाम के अंदर कभी कभी ना ऑस्टियोमलेशिया भी दे देता है, तो याद रखना विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, रिकेट्स या फिर ऑस्टियोमलेशिया, जो कि बड़ों के अंदर होता है। क्लियर हुई बात यहां तक, देखिए डी कैल्सीफेरॉल मछली के यकृत के तेल में, सूर्य के प्रकाश में, दुग्ध, अंडों के पीतक में, मानव त्वचा द्वारा भी बनता है। आपके बच्चों में रिकेट्स यानी कि अस्थियों का कमजोर होना और ऑस्टियोमलेशिया वयस्क के अंदर होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अगले विटामिन की। तो देखो भाई, विटामिन ई, ये है लड़कियों का फेवरेट, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, ये जो विटामिन ई जो है, जिसका नाम हमने क्या लिखा था, देखो यहाँ पर कीड़ा नाटक करे लिखा था ना, तो ना ट आया था इसके नीचे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना, विटामिन ई का नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल। क्या होता है, टोकोफेरॉल। ठीक है, विटामिन ई का नाम, जो विटामिन ई है ना, वो क्या है भाई, आपका ब्यूटी विटामिन है। क्या है भाई साहब, ब्यूटी विटामिन है। अब है कि नहीं फेवरेट ये लड़कियों का। तो देखो, विटामिन ई का नाम होता है ब्यूटी विटामिन, सौंदर्य विटामिन, जिसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं अपन इसको, सौंदर्य विटामिन कहते हैं भाई, सौंदर्य विटामिन। ठीक है, आपके विटामिन ई, अगर इसकी कमी हो जाती है, विटामिन ई की अगर यहाँ पर कमी हो जाती है, तो क्या होता है भैया, इनफर्टिलिटी आ जाती है, नपुंसकता आ जाती है। इंडिया के अंदर बड़ी है। ठीक है, नपुंसकता आ जाती है, इनफर्टिलिटी हो जाती है। ठीक है, तो ये विटामिन ई होता है। देखो भाई यहाँ पर टोकोफेरॉल या फर्टिलिटी विटामिन, या बांझपन रोधी विटामिन, या सौंदर्य विटामिन अपन इसको कहते हैं। पत्तेदार सब्जियां, वनस्पति तेल, अनाज आदि इसके स्रोत है। और आरबीसी का विनाश, जनन क्षमता में कमी आ जाती है विटामिन ई की कमी होने से। ठीक है, जनन क्षमता में कमी आ जाएगी। ठीक है, इनफर्टिलिटी हो जाती है, इसमें बांझपन आ जाता है। ये हुई विटामिन ई की बात। तो देखो, ए हो गया, बी कॉम्प्लेक्स हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। अब बचा कौन सा विटामिन, विटामिन के बच गया भाई साहब अपना। कौन सा बच गया, विटामिन के। तो देखो, जो विटामिन के है उसका नाम मैंने क्या बताया, नेफ्थोक्विनोन। क्या नाम है इसका, नेफ्थोक्विनोन नाम है एक तो। दूसरा आपको क्या याद रखना है, दूसरी चीज ये याद रखनी है, जो विटामिन के से अपन क्या लिखते हैं, खून। के का मतलब क्या है, खून। तो यहाँ पर अगर विटामिन के की कमी हो जाती है, विटामिन के की कमी हो जाती है, तो रक्त का थक्का नहीं जमता। क्या भाई, रक्त का थक्का नहीं जमता। तो विटामिन के क्या होता है अपना, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। ठीक है, तो विटामिन के कैसे, खून, ऐसे याद रखेंगे। तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। देखिए यहाँ पर फिलोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन कैंसर रोधी अपन इसको बोलते हैं। पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन तेल, टमाटर सोयाबीन में होता है। सामान्य रुधिर स्कंदन, और रुधिर स्कंदन में देर करता है अगर इसकी कमी हो जाती है तो। सारे विटामिन हो के नहीं हो गए, देखो भैया, 4 तो वो हो गए,
कौन कौन से, के पढ़ लिया, ई पढ़ लिया, डी पढ़ लिया और ए पढ़ लिया, और बी और कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया और सी पढ़ लिया। ये हो गई पूरी विटामिन की बात। अब यहाँ पर अपन देखेंगे जो अपने डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, जो कि मैंने आपको बताया था, कुपोषण या असंतुलित आहार यानी कि माल न्यूट्रिशन एंड इम्बैलेंस्ड डाइट के बारे में। तो देखो, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण यानी कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, तो दो बताए थे मैंने आपको, क्वाशियोरकर और आपका दूसरा कौन सा, मेरास्मस। तो देखो, क्वाशियोरकर साधारणतः बच्चों को प्रभावित करता है। इसके लक्षण वृद्धि में कमी, उडेमा, पैरों का मुड़ना और मोटा होना। जो पेट है ना वो इस तरीके से निकल जाता है, ठीक है, पेट निकल जाता है क्वाशियोरकर डिजीज में, ठीक है। दूसरा मेरास्मस डिजीज, जो बच्चा सूख के पिंजर हो जाता है एकदम, साधारणतः 1 वर्ष के बच्चों को प्रभावित करता है। जो आपका क्वाशियोरकर है ना, जो क्वाशियोरकर है वो आपके 5 साल के बच्चों तक, ठीक है, और आपके मेरास्मस जो है वो 1 साल के बच्चों को प्रभावित करता है। इसके लक्षण मानसिक कमी, अवयस्कता तथा कमजोर झुर्रीदार त्वचा, पतले पैर और भार में कमी आ जाती है। ये हुई आपकी प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। और यहाँ पर ये टॉपिक हुआ आपका पूरा कंप्लीट। इससे सारे क्वेश्चन आपके यही कवर हो गए, किससे रिलेटेड, फूड और न्यूट्रिशन से रिलेटेड। समझ में आई यही बात भाई? कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, फैट पढ़ लिया, प्रोटीन पढ़ लिया, मिनरल्स पढ़ लिए, विटामिन्स पढ़ लिए और डिसऑर्डर्स पढ़ लिए, इसमें जो भी थे। क्लियर यहाँ तक? देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो है वो आपके ऊर्जा के स्रोत होते हैं। विटामिन जो है वो ऊर्जा के स्रोत नहीं होते हैं। ये आपको रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं आपके विटामिन्स। कार्बोहाइड्रेट शर्करा है और आपके जितनी भी मीठी चीजें हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स है। लैक्टोज जो है वो आपके मिल्क शुगर है। फ्रुक्टोज फ्रूट शुगर है। तीसरा आपके जो है टेबल शुगर जो होती है वो होती है सुक्रोज, ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर लगभग 4 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, ठीक है। इनको अपन 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनो 1 शुगर मॉलिक्यूल, डाई 2 शुगर मॉलिक्यूल, पॉली बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल। बात करते हैं अपने फैट की। वसा की जो क्या करेगा, ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी है। साथ के साथ 1 ग्राम फैट के अंदर 9.2 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। ये हमें बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, साथ के साथ ऊर्जा भी देता है। तीसरा आपके है प्रोटीन। तो जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर के निर्माणकारी घटक है या खंड है। ये जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड्स का बहुलक होते हैं। अंडे, सोयाबीन, मूंगफली, दाल, मांस, ये आपके प्रोटीन के स्रोत होते हैं, ठीक है। बात करते हैं फिर अपन मिनरल्स की। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, आयोडीन, ये सब क्या है, आपके मिनरल्स है जो कि आपके शरीर के लिए जरूरी होते हैं कम मात्रा में। बात करते हैं विटामिन की। तो विटामिन में हमने फंक द्वारा ये खोजा गया। 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल के अंदर अपन देखते हैं वसा में मिले विटामिन जो होते हैं वो अपने होते हैं कीड़ा फट गया, KED, ये वाटर सॉल्युबल में टिप टिप बरसा पानी, बी कॉम्प्लेक्स और सी, ठीक है। इसके बाद इनके केमिकल नेम और इनकी कमी से होने वाले रोग। देखिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स, के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, ई की कमी से इनफर्टिलिटी। क्लियर? तो यहाँ पर ये टॉपिक हुआ अपना क्लियर। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।